बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा एल्गोरिथम एनालिसिस पे होगा। एल्गोरिथम एनालिसिस क्या है, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस में हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मुख्तलिफ मेथड्स देखेंगे। पहले देखेंगे प्रॉब्लम होता क्या है कंप्यूटर साइंस में, देन उसके सॉल्विंग के मेथड कैसे होंगे, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जैसे सिस्टम के अंदर हम कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई एल्गोरिथम लिखते हैं, उसमें मेमोरी की यूटिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्पेस इन टर्म ऑफ मेमोरी कि वो कितनी स्पेस या कितनी मेमोरी यूटिलाइज करेगा। एंड देन टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हम कि कोई भी हमारा प्रोग्राम या एल्गोरिथम की हम बात करेंगे कि वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूशन के वक्त। इसके मुख्तलिफ केसेस, बेस्ट केस, फर्स्ट केस एंड एवरेज केस के हवाले से हम बात करेंगे। देन क्लासीफाइंग फंक्शन बाय देयर एसिम्प्टोटिक ग्रोथ, हम फर्दर देखेंगे कि उसकी एसिम्प्टोटिक ग्रोथ यानी कि कोई भी एल्गोरिथम है वो कितना फास्ट रन होता है या स्लो रन होता है, उस हवाले से हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम इसके मेन स्टेप्स उस पर बात करेंगे। किसी भी कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसको किस तरह लेके चलते हैं, उसको कैसे प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, देन उसके कैसे स्टेप्स फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। मेन जो स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो किए जाते हैं, उनमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम डेफिनेशन, हम उसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, एल्गोरिथम की स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब करते हैं कि एक उसके स्टेप वाइज किस तरह एल्गोरिथम बनेगा। देन थर्ड पॉइंट हमारा होगा एल्गोरिथम एनालिसिस। हम उस एल्गोरिथम को एनालाइज करेंगे कि कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा काम करता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअली वो कैसे काम करेगा। देन फिफ्थ स्टेप जो है वो टेस्टिंग पे है। हम किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए उसकी टेस्टिंग करते हैं एंड देन मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो किसी भी कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं ये डिटेल से कि क्या है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, व्हाट इज द टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। अब हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी टास्क है वो किस तरीके से उसको हम कंप्लीट करेंगे। मींस कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द ग्रेड फॉर ए गिवन स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि हमने ग्रेड कैलकुलेट करना है। कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके एवरेज कैलकुलेट करनी है ग्रेड्स की, तो इसको प्रॉब्लम हम कहेंगे। सेकंड हमारा कोई और प्रॉब्लम हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन ए लिस्ट। तो किसी भी एक लिस्ट के अंदर एक लार्जेस्ट नंबर है उसको फाइंड करना, ये हमारा एक कोई भी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एल्गोरिथम। ओके, एंड व्हाट आर द टाइम और स्पेस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। सेकंड, इसमें हमारे पास जो कंसिडरेशन होगी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी टाइम या स्पेस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या होगी। सो हमने इस स्लाइड में हम प्रॉब्लम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हम कोई भी एक टास्क है उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर किसी भी स्टूडेंट है उसका ग्रेड हमने कैलकुलेट करना है, या किसी भी लिस्ट में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, इस तरह का अगर हमें कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो हम उसको थ्रू एल्गोरिथम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं।
फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें तो उसमें उसकी कम्प्लेक्सिटी या परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो कितनी स्पेस लेगा, कितनी मेमोरी लेगा एंड कितने टाइम में वो प्रोग्राम रन होगा या प्रोग्राम कंप्लीट होगा। सेकंड, एल्गोरिदम डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन। हम एल्गोरिदम उसके लिए बनाएंगे। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इफ फॉलोड accomplishes a particular task। अब एल्गोरिदम क्या है बेसिकली कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो करनी है ताकि हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था, प्रॉब्लम को डिफाइन किया था कि लेट्स से हमारा एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमने किसी लिस्ट में से एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम उसका एल्गोरिदम बनाएंगे। एल्गोरिदम डिज़ाइन कैसे होगा कि हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखेंगे सो दैट कि हम वो टास्क लार्जेस्ट एलिमेंट का उस लिस्ट में से फाइंड करने वाला टास्क हम कंप्लीट कर सकें। डिस्क्राइब इन नेचुरल लैंग्वेज, वो किसी नेचुरल लैंग्वेज में डिस्क्राइब हो सकता है या सूडो कोड या डायग्राम्स, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्राइटेरिया टू फॉलो, अब किसी भी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जा सकता है? इनपुट 0 और मोर क्वांटिटीज, एक्सटर्नल प्रोड्यूस्ड, अगर हम उसमें एक कोई भी प्रोग्राम होगा डेफिनेटली उसमें एक कोई इनपुट डाटा होगा, कोई इनपुट एलिमेंट्स होंगे, तो वो 0 हो सकते हैं या मोर क्वांटिटीज हो सकती हैं जो हम बाहर से उसमें प्रोग्राम में इनपुट करेंगे। सेकंड है हमारे पास आउटपुट, 1 और मोर क्वांटिटीज, आउटपुट में भी हमारे पास एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज हो सकती हैं। देन डेफिनिटीज मीन्स क्लैरिटी, प्रिसीजन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, अब उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे उस प्रोग्राम में, उस एल्गोरिदम में, वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हो, उसका क्या पर्पस है या किस उसके लिए हम लिख रहे हैं। देन इफेक्टिवनेस, ईच इंस्ट्रक्शन हैज टू बी बेसिक एंड फिजिबल, इफेक्टिव भी होनी चाहिए हर इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इफेक्टिव होंगी, उसका प्रोग्राम के ऊपर फिजिबल या इनफ उसका इफेक्ट होगा। ओके, देन फिटनेस की बात करेंगे हम कि द एल्गोरिदम हैज टू स्टॉप आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। समटाइम प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा किस किस्म की हम उसमें कंप्यूटेशन करवा रहे हैं। समटाइम लार्ज टाइम भी हो सकता है, बट लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। सो किसी भी एक एल्गोरिदम को हम डिज़ाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उसे हम किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में, सूडो कोड में, डायग्राम की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए जो हम क्राइटेरिया फॉलो करेंगे उसमें हमें इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा। इनपुट कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, इसी तरीके से आउटपुट भी या एक से ज़्यादा कुछ क्वांटिटीज हो सकती हैं। एंड देन हमने बात की कि क्लैरिटी होनी चाहिए, हर इंस्ट्रक्शन क्लियर, उसका जो पर्पस होना चाहिए और उसका इफेक्टिवनेस भी देखिए कि हर इंस्ट्रक्शन जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड फिटनेस मीन्स एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के बाद अगर हम कोई लूप चलाते हैं, कोई प्रोग्राम नंबर ऑफ स्टेप्स चलाते हैं, तो उसे वो कंप्लीट करने के बाद हमें आउटपुट भी दे। तो इस तरीके से हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कोई एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास 4, 5 और 6 स्टेप थे इम्प्लीमेंटेशन के, टेस्टिंग के और मेंटेनेंस के। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? डिसाइड ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज। अब यह है कि हम एल्गोरिदम को तो डिज़ाइन कर लेंगे, बट उसको ये डिसाइड करेंगे हम कि किस लैंग्वेज में उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कोडिंग किस लैंग्वेज में करनी है। वो लैंग्वेज में भी एक सिंपल सी
C++ लैंग्वेज हो सकती है, पाइथन, जावा, पर्ल, और देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस। तो आपका प्रोग्राम या एल्गोरिदम किस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होगा। देन राइट क्लीन वेल डॉक्यूमेंटेड कोड। तो इम्प्लीमेंटेशन में एक वेल डॉक्यूमेंटेड कोड आप लिखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको रन करके एक्चुअल इनपुट और आउटपुट आपको उस एल्गोरिदम की मिल जाएगी। देन टेस्ट एंड टेस्ट। इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, जो हमारा टास्क था, जो हम काम करना चाह रहे थे, जिसके लिए हमने एल्गोरिदम बनाया, उसके लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाई, जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आया, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट हमें उसके मुताबिक मिल रही है। सो हम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से वैल्यूज़ दे के उसको टेस्ट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि किसी भी तरीके से हम मुख्तलिफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ उसमें इन करके उसकी आउटपुट को चेक करते हैं कि कहीं पे एरर या कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। सो टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन हम हर एल्गोरिदम को टेस्ट करते हैं, हर प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। देन इंटीग्रेट फीडबैक फ्रॉम यूजर, फिक्स बग्स, इंश्योर कंपैटिबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट वर्जन। अब हम जो है जितने भी प्रोग्राम हम बना के उसके ऊपर फीडबैक यूजर से लेते हैं, मे बी उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बग्स हो सकते हैं, और डिफरेंट वर्जन्स में उनकी कंपैटिबिलिटीज वगैरह उसको चेक करते हैं, एंड देन उसको हम मेंटेन करते हैं। मेंटेनेंस का प्रोसेस क्या है कि हम उसको साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आते जाते हैं उसको हम रिमूव करते जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे जो स्टेप्स हैं उसमें फॉलो होते हैं और एक हम एल्गोरिदम बना लेते हैं। देन एल्गोरिदम एनालिसिस पे बात करते हैं। कोई एल्गोरिदम हमने डिज़ाइन कर लिया किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम अब एनालाइज करेंगे कि आया ये एल्गोरिदम एफिशिएंट है या कितनी स्पेस एक्वायर करेगा, या किस किस्म का हमारा किस टाइप का एल्गोरिदम बना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहा है बट बाकी एस्पेक्ट भी हम उसके देखेंगे। उसमें हमारे पास मेनली दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक है स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हाउ मच स्पेस इज रिक्वायर्ड, उसमें कितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी, कितनी वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। एल्गोरिदम जब रन होगा उसमें जो डाटा एलिमेंट्स हैं वो कितनी स्पेस को एक्वायर करेंगे, कितनी स्टोरेज उनको रिक्वायर होगी। देन सेकंड पॉइंट आता है टाइम कम्प्लेक्सिटी का। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रन द एल्गोरिदम। अब किसी भी एल्गोरिदम को रन करने के लिए कितना टाइम चाहिए। मे बी समटाइम हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहे हैं बट उसके अगर एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो हमारे लिए इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा। बट अगर एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और वो मिनिमम टाइम में सॉल्व हो सकता है, देन हमारे लिए वो प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्गोरिदम को दो पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं, एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी और दूसरा टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब हम देखते हैं कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिदम टू रन द कंप्लीशन। जितनी भी मेमोरी किसी भी प्रोग्राम को चाहिए होगी जो किसी एक प्रोग्राम के लिए उस एट द रन टाइम पे, वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी। द मोस्ट ऑफन इनकाउंटर्ड कॉज इज मेमोरी लीक्स। अब इसमें जो किसी भी एल्गोरिदम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो मेमोरी होती है। द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड लार्जर देन द अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल ऑन ए गिवन सिस्टम। अब मेमोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है कि किसी भी प्रोग्राम को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी सिस्टम के अंदर मौजूद हो, देन हमारा प्रोग्राम रन होगा। बट अगर हमारा प्रोग्राम जिसको मेमोरी चाहिए और हमारे सिस्टम में उतनी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, देन मेमोरी लीक का प्रॉब्लम अक्कर होगा।
लो मेमोरी का प्रॉब्लम अकर होगा। सम एल्गोरिदम मे बी मोर एफिशिएंट इफ डाटा कंप्लीटली लोडेड इनटू मेमोरी। सो सम टाइम हमारे पास एल्गोरिदम अगर एफिशिएंट है, मींस अगर हमारे पास मेमोरी सफिशिएंट है और वो प्रोग्राम जो एल्गोरिदम रन होता है उसके लिए वो मेमोरी सफिशिएंट है, सो एफिशिएंट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट अदर केस में हमारे पास अगर लेस मेमोरी है जितनी प्रोग्राम को चाहिए तो वो एफिशिएंसी हमें नहीं मिलेगी। ऑल्दो अगर हमारा वो प्रोग्राम या वो एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है, बट यहाँ पे मेमोरी की प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे लिए सॉल्यूशन जो है वो गुड सॉल्यूशन नहीं होगा। सम टाइम हम सिस्टम लिमिटेशंस को भी देखते हैं। हमें देखना पड़ता है कि सिस्टम्स की कितनी मेमोरी है। फॉर एग्जांपल हम क्लासिफाइड 2 GB ऑफ टेक्स्ट इन वेरियस कैटेगरी, कैन आई अफोर्ड टू लोड द इंटायर कलेक्शन। अगर हमारे पास 2 GB टेक्स्ट है मुख्तलिफ कैटेगरीज का और उसको हम अगर क्लासिफाई या कैटेगराइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी अगर हमारे पास उतनी मेमोरी है जो इतने डाटा को मैनिपुलेट कर सके, देन हमारा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हमारे पास इतनी मेमोरी नहीं है जितना हम उसमें उसको यूज करना चाह रहे हैं, देन हमारे लिए वो प्रोग्राम गुड रिजल्ट नहीं देगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इस स्लाइड में हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी प्रोग्राम के लिए। स्पेस कम्प्लेक्सिटी का ख्याल रखना पड़ता है। जितनी मेमोरी हमारे सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, हमारा जो प्रोग्राम है उसी को ही यूटिलाइज करे या उससे कम मेमोरी को यूटिलाइज करे, देन हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट प्रोग्राम होगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी के हवाले से दो एस्पेक्ट हैं, एक फिक्स पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट क्या है? द साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन डाटा आर वेरिएबल that is independent of the size of problem. For example, name of the data collection. तो हमारे पास एक फिक्स पार्ट है, let's say name of data collection है। अगर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं तो ये साइज के प्रॉब्लम से इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास ये फिक्स पार्ट कहलाता है। एंड सेकंड हमारे पास आता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्या है कि स्पेस नीडेड बाय वेरिएबल्स, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल यूज होंगे उनके साइज के हवाले से, whose size is dependent on the size of problem. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल टेक्स्ट, मतलब जो प्रॉब्लम के अंदर जो चीज, जो डाटा, जो टेक्स्ट उसमें जो यूज होगा तो वो वेरिएबल पार्ट है। लेट्स से लोड 2 GB ऑफ टेक्स्ट वर्सेस लोड 1 MB ऑफ टेक्स्ट। अब ये डिपेंड कर रहा है, अगर 2 GB का या 1 MB का टेक्स्ट इसको हमने लोड करना है तो हमारा वेरिएबल पार्ट इसमें 1 MB, 2 MB, 3 MB डिपेंड करेगा जितना हमारा उस प्रोग्राम में डाटा यूज होगा। सो हमारे पास स्पेस जो है वो फिक्स पार्ट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ऑफन मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हमारे पास सेकेंड एस्पेक्ट जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी का है। स्पेस अवेलेबल टेंड्स टू बी लार्जर एंड लार्जर। टाइम इज स्टिल ए प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। अब स्पेस का जो है प्रॉब्लम, हम अगर उसके अंदर उसकी मेमोरी को बढ़ा दें तो उस तरीके से हम जो स्पेस का प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं, बट टाइम एक और एस्पेक्ट है जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 3 to 4 GHz प्रोसेसर मार्केट में है, स्पीड वर्किंग उनकी फास्ट है और अब इससे भी लेटेस्ट प्रोसेसर आ चुके हैं। बट रिसर्चर्स एस्टिमेट दैट कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ए सिंगल DNA चेन फॉर वन सिंगल प्रोटीन ऑन 1 THz कंप्यूटर would take about 1 year to run the completion. तो अब हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हम कोई DNA चेन का एक सिंगल प्रोटीन का उसको कंप्यूटेशन कराते हैं जो 1
टेराहर्ट्ज के ऊपर, तो ये 1 साल लेगा उसको कंप्लीट करने में, उसको प्रोसेस करने में, उसकी कंप्यूटेशन करने में। सो अगर हमारे पास प्रोसेसर स्पीड ज़्यादा भी है, स्टिल हमारा प्रोग्राम जो है वो, उसकी अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो हमारा इस पे टाइम जो है वो किसी भी प्रोग्राम को रन होने के लिए ज़्यादा लग सकता है। ये स्पेसिफिक एग्जांपल डीएनए चेन के हवाले से कि अगर इसको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया जाए तो 1 साल ये लेगा। इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देखें तो उसमें भी हमारा सम टाइम जो मिनिमम टाइम में काम हो सकता है, अगर प्रोग्राम एफिशिएंट नहीं होगा तो वो ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम कर सकता है। तो एल्गोरिदम रनिंग टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। सो हमें दोनों पॉइंट से देखना पड़ता है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, कितनी मेमोरी या स्पेस रिक्वायर होगी, और टाइम कम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम कोई भी प्रोग्राम या एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा। रनिंग टाइम प्रॉब्लम, एवरेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन एन array X, compute the array A such that A of I is the average of elements। हमने एक प्रॉब्लम एवरेज ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है, ये हमारा प्रॉब्लम है। लेट्स से हमारे पास एक एरे है X, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स, लेट्स से हम उस एरे को A कह रहे हैं, तो उसमें एलिमेंट AI इज द एवरेज ऑफ एलिमेंट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एवरेज हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, इसका हम सोल्यूशन किस तरह दे सकते हैं। पहला सोल्यूशन 1 ये है, एट स्टेप I कंप्यूट द एलिमेंट XI। हमारे पास एरे A है, उसके हमने जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको कंप्यूट करके उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे एरे A को एंड डिटरमिन द सम ऑफ इट्स एलिमेंट, और उनका सम जो है वो कैलकुलेट करते जाएंगे रिस्पेक्टिवली द एवरेज, और फिर उसके बाद हम उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सिंपल पहला सोल्यूशन हम इस तरीके से उसका दे सकते हैं। सेकेंड सोल्यूशन, एट ईच स्टेप I अपडेट ए सम ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे A। तो उसमें सेकंड सोल्यूशन हमें ये कहता है कि हर स्टेप के ऊपर हम जो सम है उसको अपडेट करें। पहला एलिमेंट है उसको दूसरे के साथ अपडेट करके, फिर देन तीसरा अपडेट, चौथा अपडेट, उसको साथ साथ उसको हम ऐड अप करते हुए एंड पे हमारे पास उसका सम आ जाएगा। ओके, देन सेकंड, बिकॉज हमने तो एवरेज कैलकुलेट करनी है, सम हमें एक ही उसमें मिल गया, देन कंप्यूट एलिमेंट X ऑफ I एज सम ओवर I। अब हम सिंपली जितने भी हमारे उसमें एलिमेंट्स होंगे उसको जो सम हमने किया उसको उस पर डिवाइड कर लेंगे, तो हम इस तरीके से सोल्यूशन उसका फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विच सोल्यूशन टू चूज। अब पहला ये सोल्यूशन था जिसमें हमने ट्रेवर्स किया एरे को और फिर उसका सम कैलकुलेट किया एंड देन फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट की। तो ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है बट ज़्यादा टाइम ले रहा है, पहले सम कैलकुलेट करेगा फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करेगा, बट ये हमारा साथ ही सम कैलकुलेट करता है और दूसरे स्टेप में उसका एवरेज कैलकुलेट कर देता है। सो हम देख सकते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड अगर हैं तो दोनों मेथड से सोल्यूशन तो मिल रहा है बट उसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है या टाइम उसमें, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा बट इसमें टाइम कम लगेगा। ओके, सपोज द प्रोग्राम इंक्लूड्स एन इफ देन स्टेटमेंट। अगर किसी प्रोग्राम में इफ देन एल्स जो स्टेटमेंट है वो यूज हो रही है, दैट मे एग्जीक्यूट और नॉट वेरिएबल रनिंग टाइम। अब सम टाइम हमारे पास इफ देन एल्स की कंडीशन अगर वो ट्रू होती है देन चलेगी, अगर फॉल्स होती है वो कंडीशन नहीं चलेगी। तो टिपिकली एल्गोरिथम्स आर मेजर्ड बाय देयर वर्स्ट केस। तो सम टाइम हम उसमें कोई कंडीशंस ऐसी डाल देते हैं जो मे बी उसमें एग्जीक्यूट हो या ना हो, तो ये प्रोग्राम को कम्प्लेक्स करती जाती हैं। सो नॉर्मली हम किसी भी प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं उसको वर्स्ट केस में करते हैं। बेस्ट केस में हमारे पास जो भी प्रोग्राम रन होता है उसके
जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है वो हमें मिलता है मे बी किसी भी एलिमेंट को लेट्स से लिस्ट के अंदर फाइंड करना है या उसका ऑर्डर हमने देखना है ऑलरेडी, वो अगर हमने लेट्स से सॉर्ट करना है या उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो अगर पहले से वो सॉर्टेड है देन हमारे पास वो लिस्ट टिपिकली एल्गोरिथम्स जो हैं वो वर्स्ट केस में मेजर करते हैं बिकॉज वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारे पास नॉर्मली बेस्ट केस हो सकता है, एवरेज केस हो सकता है, वर्स्ट केस हो सकता है। बेस्ट केस में कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स से हमने लिस्ट ऑफ अरेज हैं उनको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर हमारे पास सॉर्टेड ऑलरेडी सॉर्टेड में है तो बेस्ट केस में हमें हर उसको जस्ट एक दफ़ा विजिट करना पड़ेगा और उसमें कोई स्वैपिंग वगैरह परफॉर्म नहीं होगी। सो ये हमारा नॉर्मल जो है बेस्ट केस है, इसमें सिंपल हर एलिमेंट विजिट हुआ। बट एवरेज केस में ये है कुछ एलिमेंट को मे बी स्वैप भी करना पड़े और सॉर्ट भी करना पड़े। वर्स्ट केस क्या है कि हर एलिमेंट को विजिट भी करना पड़ेगा एंड स्वैप भी करना पड़ेगा। सो हम रनिंग टाइम किसी भी प्रोग्राम किसी भी एल्गोरिथम का उसके वर्स्ट केस से कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक ग्राफ में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट हमारे पास A, B, C, D, E, F और G हमारे पास कोई प्रोग्राम्स हैं, उनकी इनपुट है और उनकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो हम लेट्स से 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3, 4 एंड 5 मिली सेकेंड है। तो अगर बेस्ट केस में हम देखें तो हमारे पास ये जो मैक्सिमम सारे जो इनपुट्स हैं वो बेस्ट केस में ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है जो 2 पॉइंट समथिंग मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। देन एवरेज केस हमारा यहाँ से लेके एंड 5 मिली सेकेंड तक है एंड वर्स्ट केस जो है वो 5 प्लस है। सो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट केस में आएंगे वो मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं एंड एवरेज केस में मे बी मिनिमम टाइम भी हो सकता है बट थोड़ा सा स्लाइटली लार्जर टाइम भी हो सकता है और वर्स्ट केस में मैक्सिमम टाइम में हो सकता है बिकॉज उसमें मैक्सिमम जो भी चेंजेस या मॉडिफिकेशन किसी भी एल्गोरिथम के डाटा एलिमेंट्स के अंदर हो सकती हैं। सो रनिंग टाइम जो है वो हम बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस में डिफरेंट हो सकता है। क्लासिफाइंग फंक्शंस बाय देयर एसिम्प्टोटिक ग्रोथ, फंक्शंस को हम क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक ग्रोथ होती क्या है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन का ग्रो करने का रेट जो है वो एसिम्प्टोटिक ग्रोथ होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम फर्दर देखते हैं कि गिवन ए पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेबल फंक्शन f ऑफ n, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ n, ऑल अदर डिफरेंशिएटेबल फंक्शंस fall into 3 classes growing with the same rate, तो सेम रेट से ग्रो कर रहे होंगे, ग्रोइंग फास्टर या फास्टर ग्रो कर रहे हैं या ग्रोइंग स्लोअर ग्रो कर रहे हैं। तो ये 3 बेसिकली इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ n एंड दूसरा फंक्शन है g ऑफ n, ये दोनों हैव द सेम रेट ऑफ ग्रोथ, दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ सेम होगा इफ लिमिट ऑफ f ऑफ n ओवर g ऑफ n इज इक्वल टू c, वेयर c इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इंफिनिटी एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा की रिप्रेजेंटेशन f ऑफ n is equal to theta and g of n। इसी तरीके से हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में लिटिल o भी आता है। लेट्स से f ऑफ n एक फंक्शन है, ग्रोज स्लोअर देन g ऑफ n और g ऑफ n ग्रोज फास्टर देन f ऑफ n इफ क्या कंडीशन है, लिमिट ऑफ f ऑफ n ओवर g ऑफ n इज इक्वल टू 0, अगर ये इन दोनों की 0 आ जाती है और n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू स्मॉल
और लिटल ओ जी ऑफ एन। ओके, लिटल ओ जी ऑफ एन जो है वो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन लिटल ओमेगा एफ ऑफ एन ग्रोज फास्टर देन जी ऑफ एन और g of n grows slower than f of n if limit f of n over g of n is equal to infinity। अगर ये कंडीशन होती है and n tends to infinity, then उसको हम लिटल ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो f of n is equal to लिटल ओमेगा and g of n। ओके, तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकती हैं। अगर लिटल ओमेगा एंड लिटल ओ, तो इफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू लिटल ओ ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा जी ऑफ एन, इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करना चाहें एन एंड एन स्क्वायर को, ओके, तो इसके ऊपर अगर हम ये अप्लाई करते हैं लिमिट n over n square is equal to 0 and n tends to infinity, so n is equal to order of n square। हमारे पास इसकी जो लिटल o की कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें n स्क्वायर उसकी कम्प्लेक्सिटी मिलेगी। देन लिमिट n स्क्वायर ओवर n अगर हम करें, उसके ऑपोजिट करें, देन this tends to infinity, okay, and n tends to infinity, तो हम इसको n स्क्वायर क्या होगा ओमेगा ऑफ n हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लिटल ओमेगा एंड लिटल ओ किसी भी उसके कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में हमने किया। एल्गोरिथम्स विद सेम complexity। Two algorithms have same complexity if the function representing the number of operation have same rate of growth। अगर same rate of growth है तो उनकी complexity दो algorithms की same हो सकती है। Among all functions with same rate of growth, we choose the simplest one to represent the complexity। अब हमारे पास दो हैं, उनकी growth of rate जो है वो same है, तो हम उसमें से सिंपलेस्ट वन जो फंक्शन है उसको चूज करेंगे उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंपेयर n एंड n प्लस 1 ओवर 2। अगर हमें इसको कंपेयर करना पड़ता है, हम लिमिट n ओवर n प्लस 1 ओवर 2 विच इज इक्वल टू c, सेम रेट ऑफ ग्रोथ। अब सेम रेट ऑफ ग्रोथ है, सो n plus 1 over 2, this is theta over n, rate of growth of a linear function। so ये हमारे पास linear function का rate of growth मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कंपेयर करना हमने n स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस 6n, तो लिमिट n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर प्लस 6n इक्वल टू c। यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का रेट सेम है, सो n स्क्वायर प्लस 6n और ये हमारा थीटा ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। तो सो हम इसके रेट ऑफ ग्रोथ को हम क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, n स्क्वायर है। तो हमारे पास पिछले एग्जांपल में हमने देखा लीनियर फंक्शन एंड यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फंक्शन इसका है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि द बिग ओ नोटेशन क्या है। f ऑफ n इज इक्वल टू बिग ओ g ऑफ n। तो इफ f ऑफ n ग्रोज विद सेम रेट और स्लोअर देन gn, तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम रेट से ग्रो करे but sometimes slower than gn। The big omega notation, the inverse of big O is omega। हमारे पास जो ओमेगा है वो बिग O का रिवर्स है,
इफ g of n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f of n, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन f of n इज इक्वल टू ओमेगा g of n, ये इसका इन्वर्स है। अगर g of n ऑर्डर ऑफ n f of n है तो हम इसको अगर f of n इसका लें तो ये बिग ओमेगा ऑफ g of n होगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो f of n grows faster और with the same rate as g of n, तो हम इसको लिख सकते हैं f of n is omega g of n। The big O notation is used in computer science to describe the performance or complexity of an algorithm। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ नोटेशंस देखी, तो बिग ओ नोटेशन किसी भी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर साइंस में हम यूज़ करते हैं। तो बिग ओ स्पेसिफिकली डिस्क्राइब द वर्स्ट केस सिनेरियो। हमारे पास थीटा, स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओ वो भी यूज़ हो रहे हैं। बिग ओ जो है वो उसका पर्पस वर्स्ट केस में किसी भी एल्गोरिथम या प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करना है, एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड और स्पेस यूज्ड। फॉर एग्जांपल मेमोरी और ऑन द डिस्क, कोई भी एल्गोरिथम कितनी मेमोरी को यूज कर रहा है, कितना एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है, तो ये बिग ओ हम उसकी वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बिग ओ नोटेशन कैरेक्टराइज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ रेट। डिफरेंट फंक्शन विद द सेम ग्रोथ रेट may be represented using the same big O notation। तो big O notation कैरेक्टराइज करता है फंक्शंस को उनके ग्रोथ रेट के हवाले से। तो डिफरेंट फंक्शन जिनकी ग्रोथ रेट सेम है उनको हम सेम बिग O नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Then it is used to describe an algorithm usage of computational resources, the worst case or average case और रनिंग टाइम। हम उसकी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की कितने वो यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस में या एवरेज केस में, या उसका रनिंग टाइम या कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये उस चीज़ को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स इनपुट यूजिंग बिग ओ नोटेशन। सो बिग ओ नोटेशन से हम उसकी वर्स्ट केस में, एवरेज केस में या रनिंग टाइम उसकी कितनी है, कितनी मेमोरी ले रहा है, उस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सिंपली इट डिस्क्राइब्स हाउ द एल्गोरिथम्स स्केल और परफॉर्म इन वर्स्ट केस सिनेरियो एज इट इज रन विद मोर इनपुट। अब वर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि उसमें मैक्सिमम उसमें पॉसिबिलिटीज जो है वो चेक हो रही होती हैं। सो बिग ओ जो है वो हमें उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव ए सब रूटीन दैट सर्च एन अरे item by item looking for a given element, okay, the scenario that the big O describe is when the target element is lost or not present at all। अब बिग ओ सिनेरियो क्या है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ आइटम है, उसमें हमने सर्च करना है, तो अब वो एलिमेंट जिसको हमने सर्च करना है वो या तो लास्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है या उस लिस्ट में नहीं है। लास्ट में है तो हमें सारे एलिमेंट विजिट करने पड़ेंगे, तब हम उस लास्ट एलिमेंट तक पहुंच सकेंगे, या वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तब भी हमें सारे एलिमेंट उसको ट्रेवर्स करने पड़ेंगे। बेस्ट केस में तो ये है कि मे बी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट को ही हम एक्सेस करें और वही नोड हमें मिल जाए। द पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ n, so the same algorithm working on an array with 25th element should take approximately 5 times longer than an array with 5 elements। so डिपेंड करता है हमारे पास
कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है तो वो उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट्स को वो ट्रेवर्स करेगा, उतना टाइम लेगा। बट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रो कर जाए 30, 40, 50 देन वो ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। दिस अलाउज एल्गोरिदम डिजाइनर्स टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ देयर एल्गोरिदम्स। तो इस तरीके से हम जो भी प्रोग्राम है, जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया, उसका हम बिहेवियर उसको देख सकते हैं एंड टू डिटरमिन विच ऑफ मल्टीपल एल्गोरिदम टू यूज़। और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किन एल्गोरिदम को हम यूज़ कर सकते हैं इन ए वे दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और क्लॉक रेट। बिकॉज ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। प्रोग्राम के अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी एग्जीक्यूशन टाइम बाकी जो प्रोग्राम इंटरनल आर्किटेक्चर है या क्लॉक है उससे इंडिपेंडेंट है। तो इस लिहाज से हमें इसकी ये कम्प्लेक्सिटी उसकी परफॉर्मेंस या उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। A description of a function in terms of big O notation usually only provide an upper bound। तो हमें big O normally upper bound represent करता है on the growth rate of the function। एक function grow कर रहा है तो big O उसकी upper bound हमें represent कर रहा होता है। In typically usage the formal definition of big O notation is not used directly. Rather, the big O notation for a function f of x is derived by the following simplification rules। तो उसके किसी भी उसके लिए big O notation को हम directly use नहीं कर रहे होते। Rather than big O notation for a function वो derive की जाती है और उसके कुछ rules हैं जिनको हम देखते हैं। For example, if f of x is a sum of several terms, the one with largest growth rate is kept and all other are omitted। उसमें जो largest growth वाला है उसको हम रख लेते हैं और जो smallest वाले हैं उनको हम omit कर देते हैं। Okay, and if f of x is a product of several factors, वो उसमें हमारे पास था कि अगर वो सम ऑफ सेवरल फैक्टर है तो हम उसमें से जो लार्जेस्ट ग्रोथ वाला है उसको हम रख लेते हैं, बाकी को हम ओमिट कर देते हैं। और लेकिन अगर वो प्रोडक्ट है सेवरल फैक्टर्स का तो एनी कांस्टेंट टर्म इन द प्रोडक्ट दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एक्स आर ओमिटेड। तो हम उसमें जो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही उसको हम ओमिट कर देते हैं बिकॉज इसमें हमारे पास ये उसके मल्टीपल या प्रोडक्ट का फैक्टर इसमें आ रहा है। वहाँ सम का था सो हम एक भी ले लेते हैं तो बाकियों को ओमिट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स पे जो डिपेंड कर रहे हैं हम उसको ओमिट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज इक्वल टू 6x4 माइनस 2x3 प्लस 5। हमारे पास ये सम ऑफ वेरिएबल्स है एंड सपोज वी विश टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग बिग ओ नोटेशन टू डिस्क्राइब इट्स ग्रोथ रेट। उसके ग्रोथ रेट को हम अगर हम देखना चाहें कि किस तरीके से ग्रो कर रहा है तो द फंक्शन इज सम ऑफ 3 टर्म्स। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 टर्म्स हैं जिसकी समीशन है। तो 6x4 है माइनस 2x3 है एंड 5। तो 3 इसमें जो टर्म्स हैं वो सम हो रही हैं। ऑफ दीज 3 टर्म्स, जो 3 टर्म्स हैं, द वन विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट इज वन विद द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट एज ए फंक्शन ऑफ x। 6x4 जो है हमारे पास हाईएस्ट ग्रोथ रेट का एक टर्म है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन नाउ वन में अप्लाई द सेकंड रूल 6x4 इज ए प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड x4। तो 6x4
6 और x4 की प्रोडक्ट है, इन विच द फर्स्ट फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन x, क्योंकि 6 जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा। Omitting this factor results in the simplified form of x4. अब अगर हम 6x4 में 6 को omit भी कर देते हैं तो ये हमारे पास x4 उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हमारे पास ये simplified form x4 आ जाएगी। Thus we say that f of x is a big O of x4। तो इसको हम big O में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते हैं इसकी कम्प्लेक्सिटी f ऑफ x जो है वो बिग O ऑफ x4 है। तो इस तरीके से हम इसको मैथमेटिकली अगर बिग O ऑफ x ऑफ 4 को लिखना चाहें तो देन हमें f ऑफ x इज इक्वल टू बिग O x4 है। सो इस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास जो सम ऑफ मल्टीपल टर्म्स हैं उसमें हम देखते हैं कि जो बड़ी जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यूज या अदर वैल्यूज हैं वो जो x पे डिपेंड नहीं कर रही उसको हम ओमिट कर सकते हैं। एंड x4 जो है वो हमें मिल गया है जो इसके ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसको हम बिग O ऑफ x4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर ऑफ 1 ये क्या है? Order of 1, it describes an algorithm that will always execute in the same time or space regardless of the size of input of data set। तो order of 1 का means constant time। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एल्गोरिथम जब order of 1 टाइम में एग्जीक्यूट होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम में होगा। इससे ये डिपेंड नहीं करता कि इनपुट जो डाटा सेट है उसका साइज क्या है, ज़्यादा है या कम है, ये हमेशा कांस्टेंट टाइम ही लेगा। फॉर एग्जांपल, डिटर्मिनिंग इफ ए नंबर इज इवन और ऑड। तो अगर हमें किसी भी लिस्ट में से फाइंड करना है कि जी कोई नंबर इवन है या ऑड है तो ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। पुश एंड पॉप ऑपरेशन फॉर ए स्टैक। किसी भी स्टैक का अगर पुश या पॉप अगर हमने ऑपरेशन करना है तो ये भी कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। एंड इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन फॉर ए क्यू, तो ये भी इसकी भी कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी। देन हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ n। जैसे हम ऑर्डर ऑफ 1 देखा, वो कांस्टेंट टाइम में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली हम ऑर्डर ऑफ n उसको देखते हैं, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ n डिस्क्राइब्स एन एल्गोरिथम हुज परफॉर्मेंस विल ग्रो लीनियरली एंड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो लीनियर प्रोग्राम ग्रो करते हैं या डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द इनपुट डाटा सेट, तो उसको हम ऑर्डर ऑफ O ऑफ n में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इन ए लिस्ट। अगर हम किसी लिस्ट में मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना चाहें तो हम उसको ऑर्डर ऑफ n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस उसमें उसकी जो ग्रोथ है वो लीनियर हो रही है। ओके, या ऑर्डर या सीक्वेंशियल सर्च इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट। n एलिमेंट की अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसमें हमने सीक्वेंशियल सर्च करना है, तो हमें इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, लीनियर है। मींस हमें हर एलिमेंट को एक दफ़ा विजिट करना पड़ेगा, बिकॉज उसकी पोजीशन को हमने देखना है कि वो किस पोजीशन पे है। उसको सॉर्टेड फॉर्म में तो भी हमें विजिट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि वो सॉर्टेड में है, और जो सॉर्टेड में नहीं है उनको सॉर्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारी लीनियर कम्प्लेक्सिटी है, ये साइज पे डिपेंड कर रही है। अगर साइज जो है इसमें लेस है, कुछ एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं अनसॉर्टेड में हैं, उनको अगर हम सॉर्ट करना चाहें या उसके अंदर सीक्वेंशियल सर्च करना चाहें तो उसमें टाइम लगेगा। बट अगर हमारी ये लिस्ट ग्रो कर जाती है 10 के बजाय 50 या 100 एलिमेंट्स की है, तो
उसमें टाइम बढ़ जाएगा। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स की है और अगर दूसरी लिस्ट है वो 50 एलिमेंट्स की है तो उसमें 5 टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज हर एलिमेंट इसमें विजिट होगा। यहाँ पे हर एलिमेंट एक एक दफ़ा विजिट हो रहा है तो 10 लेट्स से सेकंड्स लगेंगे, और अगर हमारे पास 50 एलिमेंट्स हैं तो देन 50 सेकंड्स लगेंगे। सो ऑर्डर ऑफ n जो कम्प्लेक्सिटी है उसमें हर एलिमेंट लीनियर टाइम पे उसकी लीनियर ग्रोथ है, लीनियर कम्प्लेक्सिटी दे रहा है, तो एक दफ़ा उसमें वो विजिट होगा। ट्रेवर्सल ऑफ ए लिस्ट, ए लिंक लिस्ट और एन अरे विद n एलिमेंट्स। तो एक और एग्जांपल मींस कि अगर हम किसी भी लिस्ट, लिंक लिस्ट या अरे को ट्रेवर्स करना चाहें तो उसमें भी हमारे पास उसमें टाइम जो है वो लीनियर ही होगा। सो अरे और लिंक लिस्ट की जो अगर हम उसकी हर एलिमेंट को जस्ट ट्रेवर्स करना चाहें तो उसमें हमें कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n मिलेगी। एग्जाम्पल्स फॉलोज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें कि एक बुलियन कंटेन्स वैल्यू स्ट्रिंग, हम एक उसमें कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें एक स्ट्रिंग है और इसी तरीके से उसकी दूसरी स्ट्रिंग के साथ वैल्यू एक फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि एक लूप हम चलाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन स्ट्रिंग लेंथ, जितनी लेंथ है, और i प्लस प्लस उसमें एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं, तो हम स्ट्रिंग में वो वैल्यू फाइंड करते हैं। इफ द स्ट्रिंग i इज इक्वल टू वैल्यू, अगर वो उससे कंपैरिजन करेगा, पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट, हर स्ट्रिंग के साथ उसकी मैचिंग होगी। अगर उसको वो वैल्यू मिल जाती है तो रिटर्न ट्रू कर दे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर दे। ओके, हम इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसको हम इसकी कम्प्लेक्सिटी के हवाले से बात करते हैं कि इसमें क्या कम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि द एग्जाम्पल, इस प्रोग्राम की जो एग्जाम्पल प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखी, डेमोस्ट्रेट्स हाउ बिग ओ फेवर्स द वर्स्ट केस परफॉर्मेंस सिनेरियो। अब वर्स्ट केस परफॉर्मेंस के सिनेरियो में क्या हो सकता है कि ए मैचिंग स्ट्रिंग कुड बी फाउंड ड्यूरिंग एनी आइट्रेशन। हम अब इसमें एक मैचिंग स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं तो वो हमें किस पोजीशन पे मिल सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो इसमें हम देखते हैं बिग ओ के हवाले से कि ड्यूरिंग any iteration of the for loop and the function would return early, but big O notation will always assume the upper limit where the algorithm will perform the maximum number of iterations। अब हमारे पास big O बेसिकली क्या, इसमें हमें उसमें होता है, वो assume ये करता है कि एलिमेंट में भी स्टार्ट में भी मिल सकते हैं, बट big O जो है वो उसमें ये अज्यूम करता है कि एलिमेंट में भी मिड में या लास्ट में है, या मैक्सिमम उसके अंदर आइट्रेशंस हो सकती हैं। सो इस एग्जांपल में ये लूप जो है वो स्ट्रिंग लेंथ तक चलेगा और मे बी ये वैल्यू लास्ट एलिमेंट हो या उस लिस्ट के अंदर ना हो। तो इस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रिंग लेंथ जो है, जितनी भी इसकी लेंथ है, वो हर एलिमेंट उसमें ट्रैवर्स होगा और वैल्यू मैचिंग होगी। सो इसकी कम्प्लेक्सिटी बिग ओ एंड लीनियर है चूंकि, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ n इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम हुज परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट डाटा सेट। तो जो उसके स्क्वायर से डबल हो जाती है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट में हम एक एलिमेंट लेते हैं, उसको मैच करते हैं पूरी लिस्ट के साथ और उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं कि ये कहाँ पे फिक्स इन होगा। सेकंड हम एलिमेंट लेते हैं, फिर उसको बबल करते हैं लास्ट पे। तो इस तरीके से बबल सॉर्ट में उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी। कंपेयरिंग टू डायमेंशनल अरेज ऑफ साइज n बाय n, इसमें भी हमारे पास 2 डायमेंशनल अरेज हैं, उनको हम कंपेयर करें तो ये भी हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी देगी।
फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ n एलिमेंट्स, उसकी भी हमें कम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर मिलेगी। कि हम अनसॉर्टेड लिस्ट है उसके अंदर डुप्लीकेट फाइंड करना चाहें तो वो n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी देगा। दिस इज ए कॉमन विद एल्गोरिथम दैट इन्वॉल्व्स nested iteration over the data sets. So deeper nested iteration will result in n square, n cube, n4 and so on. तो हमारे पास समटाइम जो नेस्टेड लूप्स हैं वो किसी भी प्रोग्राम में हम यूज कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जितने भी एल्गोरिथम्स हैं उनमें जितने भी नेस्टेड लूप होंगे उस लिहाज से उनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर नेस्टेड लूप 2 हैं देन n स्क्वायर उसकी कम्प्लेक्सिटी, अगर 3 है तो n क्यूब, 4 है तो n4 कम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर एग्जांपल हम डुप्लीकेट किसी भी स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं, देन हमारा जो लूप है फॉर लूप वो i इज इक्वल टू 0 से i इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक चलेगा। ओके, देन हम इंटरनल लूप में क्या करेंगे कि j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो हम इसमें ही करेंगे इफ i इज इक्वल टू j, तो इसको कंपेयर जो है सेल्फ कंपेयर नहीं होगा, इसमें ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब ये देखेंगे कि अगर हमारी एक स्ट्रिंग है जो i से रिप्रेजेंट हो रही है एंड दूसरी एक और स्ट्रिंग है जिसको हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों में जहां जहां मैचिंग होती जाएगी वो ट्रू होती जाएगी, वो हमें डुप्लीकेट्स रिटर्न करता जाएगा। ओके, और फॉल्स की सूरत में जब उसमें नहीं मिलेगा कंप्लीट लिस्ट में तो वो हमें प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 2n denotes an algorithm whose growth will double with the additional element in the input data sets. The execution time of order of 2n function will quickly become very large. तो ये हमारे पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाँ कोई ऐसा फंक्शन जिसमें उसकी वैल्यूज़ जो है वो क्विकली मल्टीपल टाइम्स हो जाती हैं, तो उनकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 2n होती है। बिग O gives the upper bound for the time complexity of an algorithm. It is usually used in conjunction with processing data sets but can be used elsewhere. तो हम नॉर्मली डाटा सेट की प्रोसेसिंग में इसको बिग O की नोटेशन को यूज करते हैं, बट ये किस मुख्तलिफ जो जगहों पे हैं इसको हम बिग O की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। A few examples of how it is used. Say we have an array of n elements, जिसको हम इंटीजर की एक array है, इंटीजर array of n elements है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, if we wanted to access the first element of the array, this would be order of 1. फर्स्ट एलिमेंट को हम कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं, पहला एलिमेंट है array का, हम उसको फर्स्ट डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। Since it does not matter how big the array is, हमारे array है 5 एलिमेंट्स की है, 10 की है, 50 की है, 100 की है, हम पहले एलिमेंट को डायरेक्टली कांस्टेंट टाइम में सर्च कर सकते हैं एंड it always take the same constant time to get the first item. तो x is equal to array of 0, अगर हम array of 0 को करेंगे पहला एलिमेंट हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। Then if we want to find a number in the list, for example integer I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, array of I number to find, अगर हमें नंबर मिल जाता है then return I कर देगा। अब इसमें हम देखें दिस वुड बी ऑर्डर ऑफ n, सिंस एट मोस्ट वी वुड हैव टू लुक थ्रू द इंटायर लिस्ट टू फाइंड आवर नंबर। अब इसमें हम एरे को कंपेयर करें नंबर टू बी फाउंड, तो इसमें हमें हर नंबर को चेक करना पड़ेगा, वे भी वो लास्ट पे हो तो हमें हर एलिमेंट i0 1 2 अप टू n तक चेक करना पड़ेगा। सो बिग O इज स्टिल order of n, even though we might find our number the first try and run through the loop once, because big O
डिस्क्राइब द अपर बाउंड फॉर एन एल्गोरिथम। अगर वो हमें स्टार्ट में भी मिल जाता है तो भी हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर ऑफ एन रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हमें मे बी ये एलिमेंट मिडल में या लास्ट में भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो ओमेगा को हम लोअर बाउंड के लिए यूज करते हैं और बिग ओ को हम अपर बाउंड के लिए यूज करते हैं। व्हेन वी गेट टू नेस्टेड लूप, अब हमारे पास अगर नेस्टेड लूप आ जाते हैं फॉर i is equal to 0, i is less than n, i plus plus and again इंटरनल लूप आता है, तो हमारे पास नेस्टेड लूप जब आ जाता है तो उसमें हमारी कम्प्लेक्सिटी बिग O की ऑर्डर ऑफ n स्केयर हो जाती है, बिकॉज ये n टाइम्स चलता है, लीनियर कम्प्लेक्सिटी दे रहा है, देन ये भी लीनियर दे रहा है। जब दोनों नेस्टेड हो जाते हैं तो हमें ये ऑर्डर ऑफ n स्केयर बन जाता है। सिंस फॉर ईच पास ऑफ द आउटर लूप order of n, we have to go through the entire list again, so n multiplies leaving us with a scared। so इस तरीके से हमारे पास जो nested loop है उनकी complexity order of n square मिल जाएगी। so if someone says his algorithm has order of n square complexity, does it mean he will be using nested loop? Not really, बिकॉज एक तो सिंपल क्राइटेरिया है कि नेस्टेड लूप है तो उसकी उस लिहाज से कम्प्लेक्सिटी है, बट सम टाइम सम अदर मेथड भी हो सकते हैं जिसमें हमारे पास उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो सकती है। बट जो नेस्टेड लूप यूजेज है उसमें हमें एक मेथड ये भी है कि वो उसकी जितने भी लूप हैं उतने n मल्टीप्लाई होके उसकी कम्प्लेक्सिटी बन जाएगी। सिमिलरली हम किसी भी एक डिफाइन कर सकते हैं एक फैक्टोरियल को। इफ n का फैक्टोरियल फाइंड करना है एक फंक्शन, हम इसको देखते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, अगर 0 है तो हमें रिटर्न 1 कर दे, अदरवाइज फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो देन n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मीन्स ये रिकर्सिवली इसको कॉल करेगा। तो रिकर्सिवली फैक्टोरियल किसी भी नंबर का ये फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है। इसमें हम देखते हैं कि द फर्स्ट टाइप इज टू ट्राई एंड डिटरमिन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द बॉडी ऑफ द फंक्शन ओनली। इन दिस केस नथिंग स्पेशल इज डन इन द बॉडी, जस्ट चेक द नंबर एंड रिटर्न इफ वैल्यू इज 1। पहले स्टेप में कोई जस्ट ये है कि उसको चेक किया जा रहा है और रिटर्न करेगा वो वैल्यू 1। सो द परफॉर्मेंस फॉर द बेस केस इज ऑर्डर ऑफ 1। पहला केस है सिंपल है, कांस्टेंट टाइम में एक्सेस हो जाएगा, इसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। नेक्स्ट आई एंड डिटरमिन दिस फॉर द नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल। इन दिस केस वी हैव n माइनस 1 रिकर्सिव कॉल। अब नेक्स्ट उसमें हमारे पास चूंकि रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है, तो हमारे पास n माइनस 1 कॉल्स हो सकती हैं। सो द परफॉर्मेंस फॉर द रिकर्सिव कॉल वो n माइनस 1 होगी, यहाँ पे कांस्टेंट थी, यहाँ पे n माइनस 1 होगी। देन पुट दोज टू टुगेदर एंड यू देन हैव द परफॉर्मेंस फॉर द होल रिकर्सिव फंक्शन। अब हम इन दोनों को 1 इंटू n माइनस 1 इन दोनों को कंबाइन कर ले तो हमें पूरे फंक्शन की कम्प्लेक्सिटी मिल सकती है। तो ये बिग O ऑफ n होगी। बिग O ओवरऑल इसको हम समराइज करते हैं, ऑर्डर ऑफ 1 डिटर्मिनिंग इफ ए नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग ए कांस्टेंट साइज लुकअप टेबल और हैश टेबल। ऑर्डर ऑफ 1 में ये होता है ऑर्डर ऑफ लॉग n, लॉगरिथमिक ऑर्डर, उसमें फाइंडिंग एन आइटम इन ए सॉर्टेड अरे विद ए बाइनरी सर्च, तो उसमें लॉग टाइम लगता है, लॉग n टाइम, ओके। एन ऑर्डर ऑफ n फाइंडिंग एन आइटम इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट एडिंग टू n डिजिट नंबर्स। देन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाइंग टू n डिजिट नंबर बाय ए सिंपल एल्गोरिथम एडिंग टू n इंटू n मैट्रिक्स, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, इन सब में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लगता है। एंड देन ऑर्डर ऑफ n क्यूब मल्टीप्लाइंग टू
n क्रॉस n मैट्रिक्स बाय सिंपल एल्गोरिदम। तो इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ n क्यूब जो है वो इसकी कम्प्लेक्सिटी मिलेगी। सो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट लॉगरिथमिक लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक कम्प्लेक्सिटीज जो है बिग ओ की हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में मिल सकती हैं। समरी, आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी। प्रॉब्लम किसी भी कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं। एल्गोरिदम्स क्या हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उन एल्गोरिदम को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हमने देखे, तो उनको फॉलो करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिदम जो हम डिज़ाइन करेंगे, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे, देन हम उसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखेंगे। बिकॉज किसी भी एल्गोरिदम के लिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम द हार्डवेयर और प्रोसेसिंग स्पीड हमें उस प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी भी देखनी होती है। अगर वो स्पेस और टाइम के लिहाज से एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, एफिशिएंट है, देन वो एक प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम होगा। सो हम प्रोग्राम को जब भी एनालाइज करते हैं वो उसको स्पेस की कितनी मेमोरी लेता है और टाइम कि कितने टाइम में एग्जीक्यूट होता है। बिकॉज अगर कोई भी प्रोग्राम है वो ज़्यादा टाइम लेता है तो उसमें हमें उसका वो एडवांटेज नहीं मिल सकेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। इसी तरीके से अगर स्पेस वो ज़्यादा लेता है तो तब भी हमारा वो रिक्वायर्ड टारगेट या रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। सो टाइम और स्पेस की कम्प्लेक्सिटी के हवाले से हमने डिफरेंट उसमें नोटेशंस को भी देखा। हमने डिफरेंट फंक्शंस को उनकी एसिम्प्टोटिक ग्रोथ के हवाले से देखा कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा, बिग ओ, लिटिल ओ, बिग ओमेगा। सो ओवरऑल जो है वो हम किसी भी एल्गोरिदम को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं को हम राइट अप कर सकते हैं, बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट इस तरह का हम एल्गोरिदम बनाएं जिसमें वो स्पेस और टाइम के लिहाज से वो एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।